अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से है कि हमें एटम के गिर्द एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का जो है वो पता चलता है कि एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो किस एनर्जी लेवल में है, उस एनर्जी लेवल की जो है वो शेप कैसी है, उसकी स्पिन किस तरह से है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो हैं वो चार हैं हमारे पास: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ रहता हूँ, या कोई दूसरी मुल्क में कोई बंदा रहता है और वो जो है वो ये जानना चाहता है कि मैं किधर रहता हूँ, तो वो सबसे पहले उसे बताया जाएगा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। और पाकिस्तान के मैं जो है वो किस ज़िले में, कौन से जो है वो सूबे में रहता हूँ, स्टेट में रहता हूँ, तो फिर हमें स्टेट बतानी पड़ेगी, सिटी बतानी पड़ेगी, और सिटी का जो है वो विलेज, और फिर जो है वो गली नंबर और हाउस नंबर जो है उससे हमें जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। तो क्वांटम नंबर्स भी हमें जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स जो डिस्कवर हुए हैं वो बेटा चार हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन। सबसे पहले हम जो है वो क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो है वो बोहर्स ने जो है वो अपने एटॉमिक मॉडल से बताया था कि हम जो है वो हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो इसकी मदद से हम जो है वो एटम का एक तो साइज़ मेजर कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो भी डिटरमिन कर सकता है। हमें ये जो है वो बोहर ने ही बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो तब ये एनर्जी जो है वो एमिट करता है। ये हमें जो है वो बोहर के एटॉमिक मॉडल से पता चला था। और ये जो चार क्वांटम नंबर हैं इन ये भी जो है वो डिफरेंट हमें जो है वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें, तो ये तीनों क्वांटम नंबर जो हैं वो डिस्कवर किए थे बेटा जी श्रोडिंगर ने। ठीक है जी। श्रोडिंगर जो है सबसे पहले उन्होंने इन तीनों जो है वो एटॉमिक नंबर को जो है क्वांटम नंबर्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था बाय यूजिंग वेव इक्वेशन। उन्होंने वेव मैकेनिकल इक्वेशन बनाई थी और उसकी मदद से जो है श्रोडिंगर जो है इन्होंने वेव मैकेनिकल इक्वेशन बनाई थी, और उसकी मदद से इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्वांटम नंबर हैं वो डिस्कवर किए। ठीक है, इन्होंने जो है वो तीन क्वांटम नंबर डिस्कवर किए। कौन कौन सा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें जो है वो एटम के साइज़ और एनर्जी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद दूसरा जो इन्होंने क्वांटम नंबर दिया था वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया था, और इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, और ये हमें जो है वो सब शेल जो हैं उनकी शेप के बारे में बताता है। और तीसरा जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है जी जो एजीम्यूथल ने डिस्कवर किया था, उसका नाम है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये हमें जो है वो, और ये ऑर्बिटल जो हैं
उनकी ओरिएंटेशन जो है उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जो चौथा क्वांटम नंबर है उसको कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज ओलानबेक ने और सैमुअल सैमुअल गोल्डस्मिथ, इन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और ये हमें बताता है कि देखिए जैसे ज़मीन है हमारी वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ये सिर्फ ज़मीन हमारी सूरज के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती बल्कि वो अपने, अगर ये ज़मीन का एक्सिस है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है वो रिवॉल्व करती है। इसी तरह एटम जो है वो भी जो है वो अपने ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं। तो चौथा जो क्वांटम नंबर हमें दिया था वो जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। ये ओलानबेक और गोल्डस्मिथ ने जो है ये हमें दिया था। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं। अब हम बारी बारी जो है इन सब को डिस्कस करेंगे और जब आप इस लेक्चर को सुन लें तो कोशिश करें कि एक दफ़ा जो है ना वो आप बुक से भी रीडिंग जो है वो कर लें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वांटम नंबर है उसका नाम है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और n जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। या अगर हम लिखें अल्फ़ाबेटिकली तो ये हमारे पास K, L, M, N सो ऑन होते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा K शेल होगा। अगर हमारा n की वैल्यू 2 है तो हमारा जो है वो L शेल होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारा M शेल होगा और अगर n की वैल्यू जो है वो 4 है तो हमारा N शेल होगा। ठीक है, ये n जो है ये हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है 2। ठीक है, इसकी मदद से हमें 2 चीज़ें का पता चलता है। एक तो साइज़ ऑफ एटम का पता चलता है और दूसरा जो है वो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। ठीक है, 2 चीज़ों का हमें पता चलता है, साइज़ ऑफ एटम का और एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इन 2 चीज़ों का जो है वो हमें इससे पता चलता है। अब देखिए हमने लिखा है K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो इन शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी इंफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक फार्मूला है, वो होता है 2n का स्क्वायर। अगर k शेल है तो k के लिए n की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम 2 1 का स्क्वायर लिखे तो बेटा ये आएंगे 2, मतलब ये कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर हम L शेल की बात करें तो तब n की वैल्यू होती है 2 और 2 का स्क्वायर अगर लिखे तो ये होता है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा जो है वो M शेल है तो n की वैल्यू है हमारे पास 3 और 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखें तो ये हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हमारे पास n है तो n की वैल्यू होगी 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो ये हमारे पास 32 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है जी, अब ये जो n की वैल्यू है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 एटम है, एक के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 है और एक के लिए n की वैल्यू 4 है, तो इससे हम जो है वो डायरेक्टली बता सकते हैं एटम के साइज़ के बारे में और एटम के जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। अब देखा जाए तो N4 का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो N शेल में आ रहा है यानी न्यूक्लियस से दूर। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और साइज़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसकी मदद से हमें 2 चीज़ों का पता चलता है, एक एटम के साइज़ का और दूसरा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद
जो दूसरा क्वांटम नंबर हमने आज डिस्कस करना है वो है जी हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, वो है जी हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नोट है वो आप लिख लें। वो नोट ये है कि एल ऑलवेज हैज वन लेस देन एन। मतलब ये कि अगर हमें एल को कैलकुलेट करना है तो एन माइनस वन कर देंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एन की वैल्यू वन है, तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या होगी जी, वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो वैल्यू जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जो है वो आप अभी इसी डगर पे चले गए। अगर एन की वैल्यू टू हो जाए तो एल की वैल्यू होगी हमारे पास टू माइनस वन वन। अगर एन की वैल्यू थ्री हो जाए तो एल की वैल्यू जो है वो थ्री माइनस वन टू हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू फोर है तो हमारे पास एल की वैल्यू होगी फोर माइनस वन थ्री। मतलब ये के बात जो मैंने बोली है कि एन की वैल्यू अगर वन है तो एल की वैल्यू ज़ीरो होगी। मतलब ये हमेशा जो है वो एन से एक कम होगा। और जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें जो है वो ऑर्बिटल, हमारे जो सब शेल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे शेल के बाद जो दूसरा यूनिट आता है, डिवीजन आती है, वो सब शेल आती है। तो उनकी शेप के बारे में बताता है। एस शेल है, पी शेल है, हमारा हमारा जो है वो डी सब शेल है और एफ सब शेल है। तो ये एस पी डी और अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये भी ख़ास वर्ड से लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी शेप बता दूं। एस जो है वो होता है हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है। पी जो है वो हमारे पास डम्बल होता है। ठीक है, डी के लिए हम जो है वो डबल डम्बल भी लिखते हैं। ठीक है, डबल डम्बल, ठीक है, और सीसॉ। और एफ जो है इसकी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो शेप होती है। अब एस जो है ये बेटा स्पेशल वर्ड से आया है, एस फॉर शार्प। ठीक है, ये शार्प वर्ड का एस लिया गया है। पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, और डी फॉर जो है वो डिफ्यूज्ड या डिफ्यूजन, और एफ फॉर जो है वो होता है जी फंडामेंटल। तो ये जो है वो एक एक वर्ड से जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो सब शेल हैं इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला होता है हमारा टू इंटू टू एल प्लस वन। अब एल की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है बेटा हमारे पास ज़ीरो, वन, टू और थ्री। तो याद रख ले, ज़ीरो एस के लिए है, पी वन के लिए है, डी टू है और एफ की वैल्यू थ्री होती है। तो जब भी आपने ये करना है आपने पहले जो है वो स्टार्ट में ये चीज़ लिख लेनी है ताकि आपके लिए जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग में जो है ना वो मसला ना हो। अगर हम देखते हैं कि हमारे एस में कितने आएंगे, तो एस के लिए हमारी जो वैल्यू है एस के लिए वो होती है, एल की वैल्यू होती है ज़ीरो। अगर हम लिखें टू इंटू ज़ीरो प्लस वन, तो ये आएगा जी टू इंटू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन, तो टू इंटू वन आ गया टू, यानी एस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम P लिखें तो P के लिए L की वैल्यू है हमारे पास वन, तो P आ जाएगा टू इंटू वन प्लस वन, तो ये आ गया जी टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू टू आगे सिक्स इलेक्ट्रॉन।
अगर L की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाए तो ये होता है हमारे पास D के लिए, तो D इंटू टू इंटू टू प्लस 1, तो ये 5 2 इंटू 5, ये आ गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। अगर L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब हमारा F सब शेल है, तो ये आएगा 2 इंटू टू इंटू थ्री प्लस 1, तो ये आएगा 2 इंटू 7, तो ये आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम जो है वो ना सिर्फ जो है हमें वैल्यूज़ का पता चलता है, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि इसमें जो है वो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ना सिर्फ ये हमें सब शेल्स जो हैं हमारे एस, पी, डी और एफ, इनकी शेप्स के बारे में बता रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इन सब शेल में जो है वो कितने नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए बेटा, आपकी समझ के लिए अगर मैं लिखता हूँ 1s2, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हीलियम का एटम है, इसकी कन्फिग्रेशन लिखी है 1s2, तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा n को, ठीक है, इधर n1 है, और s वैल्यू रिप्रेजेंट करती है l की, यहाँ मतलब l की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। अब जो हमारा अगला क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद, वो है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी साथ में करते हैं, साथ में स्पिन क्वांटम नंबर भी करते हैं, और फिर हम जो है इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें जो है वो इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब है हमारा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, किसके बारे में? ओरिएंटेशन के बारे में। देखिए बेटा, जैसे ही आप स्कूल में जाया करते थे तो ग्राउंड में जब बेल होने से पहले सारे बच्चे जो है वो बेतरतीब होते, जैसे ही बेल बजी सारे बच्चे ओरिएंट हो गए। तो इसी तरह जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑर्बिटल हमारे जो डिसअलाइन होते हैं उनमें भी ओरिएंटेशन आ जाती है, और ओरिएंटेशन के बाद ऑर्बिटल्स में आती है स्प्लिटिंग, ठीक है, जो हमारे सब शेल थे उनमें स्प्लिटिंग होगी, और सब शेल से हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, सब शेल से हमारे पास ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये चीज़ हमने जो है वो याद रखनी है। अब देखना ये है कि सब शेल से ऑर्बिटल कितने बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास s सब शेल है तो उसके कितने ऑर्बिटल बनेंगे, अगर हमारे पास p है तो उसके कितने बनेंगे, d जो है वो उसके कितने बनेंगे, और अगर f है तो उसके जो है वो कितने जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, वो है 2l+1। हमें पता है कि s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। तो हम ये वाले फार्मूले में सब के लिए s की वैल्यू, l की वैल्यू पुट करेंगे और जो है ये फाइंड आउट करेंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आएगा 1, मतलब ये कि अगर हम s ऑर्बिटल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें स्प्लिटिंग कोई नहीं होगी, एक ही रहेगा वैसे का वैसा। अब p के लिए अगर हम देखें तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 आ गए 3, मतलब जब हम p के अलोंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनते हैं, कौन से? px, py और pz। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है d ऑर्बिटल। तो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू टू प्लस 1, तो ये आएगा 4 प्लस 1, मतलब d के लिए हमारे 5 ऑर्बिटल बनेंगे, और वो कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। f के लिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 7 जो हैं वो ऑर्बिटल्स बनेंगे,
ठीक है। और एफ़ के जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, उनको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। हमें बस इतना पता होगा कि एफ़ की हमारे पास जो है वो 7 जो हैं वो स्प्लिटिंग होगी जैसे ही हम एफ ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ऑर्बिटल्स ने खुद को ओरिएंट कर लिया, अपने आप को स्प्लिट कर। अब हम इसको थोड़ा और थोड़ा सा सीखते हैं, इसको सीखते हैं। तो अगर हम m की वैल्यूज़ को देखें तो m की वैल्यूज़ जो है वो होगी 0, +1, +-1, +-2, +-3 और ये सो ऑन होती है। अब यहाँ पर आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहता हूँ कि L की जो 2L+1 है उसके लिए S की वैल्यू आई है 1, ठीक है। तो ये कहता है कि S जो है वो जब स्प्लिटिंग होगी तो S का एक ही ऑर्बिटल बनेगा। और अगर हम देखें तो M के लिए S की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। वो कैसे कि अगर आप स्टेयर को देखें तो ये हमारे पास जो है वो पहली स्टेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो अगर हम इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से देखें तो उसका जो पहला है वो 0 है, ठीक है। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो पहला है वो 0 है, फिर -1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर +2 आ गया। तो वो ऐसे बढ़ेगा। मतलब ये कि आपने इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। s के लिए l की वैल्यू भी 0 होती है और m की वैल्यू भी जो है वो 0 होती है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसको हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास एक ऑर्बिटल है, एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, मेरे पास 3D है और 3D 1 है, ठीक है। 3D 1 है तो आप मुझे n की वैल्यू भी बता दें, मुझे जो है वो आप l की वैल्यू भी बता दें, प्रिंसिपल की भी, एजीम्यूथल की भी, और m की वैल्यू, क्वांटम नंबर की भी वैल्यू बताएं। तो बेटा n की वैल्यू जो न्यूमेरिक है वो आपकी n की वैल्यू है, हो गया 3। l आपने याद रखना है, इसको जब भी लिखना है कन्फ्यूजन ना हो आपको, आपने 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 लिखना है, नीचे s लिख देना, p लिख देना, d लिख देना और f। d के लिए वैल्यू क्या होगी 2, तो l आपकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 2। और m की वैल्यू हमें वो फार्मूला मौजूद है तो वो 5 चाहिए थी वैल्यू, तो वो क्या हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। पाँचों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि ये डी वाला ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है, dxy है, dyz है, dyzx है, या dx² -y² है, या dz² है। तो हमें इस चीज़ का जो है वो इल्म नहीं है, इससे जो है वो हम मालूम नहीं है। तो ये कोई भी पाँचों में से कोई एक वैल्यू जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वांटम नंबर है वो है हमारा जी स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर है ये वाला। और आज के टॉपिक का हमारा जो है ये लास्ट वाला जो है वो टॉपिक है, ये है जी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या बताता है। देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए हमने मालूम है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन हैं ये दो तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो ये जो है वो, जैसे ये हमारी क्लॉक है 12, 3, 6 और 9, तो 3 के बाद ना 12 के बाद 3 पे आ जाए, फिर यू आ जाए और 9, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या है, क्लॉकवाइज होगी मूवमेंट। और अगर हम क्लॉक को देखें 12, 3, 6 और 9,
और क्लॉक हमारी जो है वो इसके एंटी चलना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं ऑपोजिट, या चलना शुरू हो जाए तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स जो हैं अगर राइट हैंड की साइड पे हैं, अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका थंब जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर आप मेरे थंब पे गौर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, थंब डायरेक्शन नीचे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। और अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, ये हमारी आ गई क्लॉकवाइज, और ये वाली कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारे थंब की जो डायरेक्शन है वो हमें ये बता देगी। ठीक है, अब क्लॉकवाइज हमारा थंब अप है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, आपके बेटा लेवल के लिए ये बात यहाँ तक ही ठीक है। अगर हम ये इसको ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लॉकवाइज के लिए जो हम स्पिन लिखेंगे वो लिखेंगे -1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो है वो स्पिन जो है वो लिखेंगे +1/2। आपने इसको कंफ्यूजन नहीं करना। अब बेटा ये हमारा जो है वो ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमें मालूम है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन दो तरह से इवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन अप क्लॉकवाइज हमने शो किया है, और स्पिन डाउन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो बेटा जी आज का यही टॉपिक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और लाइक और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।